क्या बिहार से उठी एक राजनीतिक लहर पूरे देश का राजनीतिक समीकरण बदल सकती है? क्या प्रशांत किशोर अब सिर्फ एक रणनीतिकार नहीं, एक नेता बनकर उभर रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां के दतिया में ये सिर्फ एक सीट नहीं, ये कुछ और कह रही है। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं युगचरण चैनल। आज हम बात करेंगे उन दो महत्वपूर्ण उपचुनाव की। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि उम्मीद कुछ और की जा रही थी और रिजल्ट कुछ और निकला। उम्मीद अब ये की जा रही थी कि हर सीट से सिर्फ और सिर्फ भगवा की जीत होगी, लेकिन रिजल्ट कुछ और निकले जो कि खुद बीजेपी को भी कहीं ना कहीं पच नहीं रहे। इन सीटों को कहीं ना कहीं एनालाइसिस करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये हुआ तो फिर हुआ कैसे। ना किसी पार्टी का पक्ष होगा, ना किसी पार्टी से कटाक्ष किए जाएंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ कोशिश की जाएगी कि आखिरकार ये क्यों हुआ और अब ये होने के बाद आगे क्या हो सकता है। आज हम बात करेंगे दो उपचुनावों की जिन्होंने दिल्ली से लेकर भोपाल और पटना तक की राजनीति में हलचल मचा दी है। हलचल भी ऐसी कि एक्स पर ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर हैशटैग प्रशांत किशोर चल रहा है। सीजेपी अब हैशटैग में नीचे आ गया है और जब ये हैशटैग का खेल जब ऊपर नीचे होता है तो आप समझते हैं कि वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं बांकीपुर सीट की। तो चलिए आइए इस सीट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी के मजबूत गढ़ में जीत दर्ज की। ये सीट करीब 3 दशक से बीजेपी के कब्जे में थी और इस पार्टी का सुरक्षित गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह से बदल गई, या ये कहें कि तस्वीर का रंग बदल गया। इस जीत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रशांत किशोर की चुनावी राजनीति में बड़ी सफलता इस जीत को माना जा रहा है। वर्षों तक अलग अलग दलों के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब खुद चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंचे हैं। अब नजरें प्रशांत किशोर पर भी होंगी कि जिस तरह के मुद्दे वो उठाते थे, जिस तरह की बातें वो करते थे, क्या विधानसभा में पहुंचने के बाद भी वो बातें वो लगातार जारी रखेंगे या फिर वो सिर्फ बातें तब तक थी जब तक आपको राजनीति में एंट्री करनी थी या जब तक आपको सिर्फ रणनीति बनानी थी। क्योंकि जब रणनीति बनती है किसी भी पार्टी की तो बहुत बातों पर बनती है, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें या अलग अलग पार्टियों की बात करें। लेकिन जब सच में चीजें धरातल पर आती हैं और वो पार्टी को अपना कार्यालय मिल जाता है, सीट्स मिल जाती हैं, एक दो मिल जाती हैं, जगह मिल जाती है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, असली खेल तब शुरू होता है कि जो बातें जनता के लिए की गई थी क्या वो सच में करेगी वो पार्टी, क्या वो सच में करने के लिए थी या सिर्फ और सिर्फ बातें करने के लिए थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रशांत किशोर ने चुनाव के बाद कहा कि युवाओं के मुद्दों और जनता के असंतोष ने इस परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यकीनन जनता में असंतोष था रूलिंग पार्टी को लेकर, तभी चुनाव के दौरान जो रिजल्ट है वो रूलिंग पार्टी के खिलाफ निकलता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इस असंतोष को लेकर जिस तरह से वोटिंग हुई, प्रशांत किशोर उसमें खरे उतरते हैं या फिर नहीं। ये प्रशांत किशोर की भी परीक्षा होगी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें दूसरे राजनीतिक दलों की, उनकी तरफ से लगातार रिएक्शंस आने शुरू हो गए। बीजेपी के जो नेता हारे उन्होंने कहा है कि मैं झोला लेकर जाऊंगा नहीं, मैं तो यहीं पे रहूंगा, अब झोला लेकर मैं इसी जनता के पास आ रहा हूं, यही जनता मुझे पालेगी। उधर मीसा भारती की तरफ से कहा गया है कि जो प्रशांत किशोर हैं वो बीजेपी की ही बी पार्टी हैं, बीजेपी ने ही उन्हें खड़ा किया है और वो बीजेपी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह की बातें मीसा भारती की तरफ से प्रशांत किशोर को लेकर की गई हैं। तो चलिए बात बिहार से निकलकर मध्य प्रदेश की करते हैं, बात दतिया की कर लेते हैं, जहां पर भी सीट जो है वो बीजेपी के हाथों से निकल गई है। ये सीट बीजेपी के हाथों से निकलकर कांग्रेस के हाथ में आ गई है। बड़े समय के बाद कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। अब इस सीट को थोड़ा एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस सीट पर क्या कुछ हुआ और अब आगे क्या कुछ हो सकता है। दतिया की अगर मैं बात करूं तो दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने सीट बरकरार अपनी रखी है। बीजेपी उम्मीदवार को लगभग 6000 वोटों से हराया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की मजबूत सरकार होने के बावजूद ये हार राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए एक चर्चा का विषय बन गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या स्थानीय मुद्दे हावी रहे या फिर मतदाताओं ने सरकार को कोई कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि उपचुनावों के नतीजे हमेशा
पूरे राज्य या फिर देश की राजनीति का सीधा संकेत नहीं होते, फिर भी इन्हें राजनीतिक दल भविष्य की रणनीति तय करने के लिए काफी सीरियसली लेते हैं। अब अगर हम इन दोनों चुनावों की बात करें, बिहार और मध्य प्रदेश वैसे काफी दूर दूर राज्य हैं, लेकिन कुछ पैटर्न सामने आए हैं, उन्हें समझने की बात करते हैं। मतदाता अब अपने परंपरागत जो वोट है उस पैटर्न से हटकर वोटिंग कर रहे हैं। दोनों जगह पर ये देखने को मिला है कि जिस तरह से वोटिंग की जाती थी वो पैटर्न मतदाताओं ने बिल्कुल चेंज कर लिया। दूसरी अगर मैं बात करूं तो स्थानीय मुद्दे जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे, और उपचुनावों में हम बात करते हैं जो स्थानीय चुनावी ने कहे विधानसभा चुनावों को, वो भी गलत नहीं होगा, इनमें स्थानीय मुद्दे ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो जिस तरह से युवाओं की लगातार भूमिका जो है वो बढ़ रही है चुनावों में, वो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा रही है, या वोटिंग पैटर्न में चेंज करने का हम कहें कि सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का रहा है। अभी हमने दिल्ली के जंतर मंतर में जिस तरह से सीजेपी का प्रोटेस्ट देखा और देखा कि धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार इस्तीफा देना ही पड़ा, और खुद प्रधानमंत्री को इंस्टाग्राम पर आकर रात को 12 बजे बात करनी पड़ी युवाओं से, 3 से 4 बार वो आए लगातार, तो ये दिखाता है कि युवाओं की भूमिका कितनी है। अब तक तो हम सिर्फ पढ़ते आ रहे थे कि भारत जो है एक युवा देश है, यहाँ पर इतने % युवा है, लेकिन युवाओं ने, जेनजी जिसे हम खासकर कहें, उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया। क्योंकि हम जो मिलेनियल्स हैं, 90s के बच्चे हैं, बेशक हम ये खुश हो जाते हैं कि हम अभी तक जवान दिखते हैं, क्योंकि एक रिसर्च कहती है कि 90s के बच्चे अभी तक जवान दिख रहे हैं, लेकिन हमें शायद एडजस्ट करने की आदत पड़ गई थी जो जेनजी को अभी नहीं पड़ी थी, और उन्होंने ये दिखा दिया। ये 3 पैटर्न जो सामने आए हैं, अब देखना ये है कि क्योंकि विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि कई बार छोटे चुनाव जो हैं वो बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, क्या इसी तरह की जो लहर है अब वो चल पड़ेगी। लोगों का ये भी कहना है कि ये बदलाव की एक बयार है, और कहीं ना कहीं ये जो बयार है ये सिर्फ अभी शुरू हुई है, और ये जल्दी ही लहर में बदल जाएगी और फिर सुनामी में बदल जाएगी। अब बीजेपी को लेकर क्या कुछ कहना है ये समझने की बात है, या बीजेपी को इससे क्या सीखना चाहिए, बीजेपी इससे क्या संदेश लेती है। क्योंकि अक्सर हार और जीत के बाद पार्टियों में एक मैसेज आता है नेताओं का, जब कोई भी पार्टी हारती है या जीती है, कि अब हम मंथन करेंगे, और जो जनता ने हमें रिजल्ट दिया है या मैंडेट दिया है हम उसे स्वीकार करते हैं, और अब हम मंथन करेंगे। अब बीजेपी को इस दौरान क्या संदेश मिलता है, क्या मंथन करना होगा, ये समझने की बात है, ये समझते हैं। बीजेपी के लिए ये परिणाम आत्ममंथन का विषय माना जा रहा है। बांकीपुर जैसी मजबूत सीट गंवाना और दतिया में हार दोनों संकेत देते हैं कि संगठन और स्थानीय रणनीति पर दोबारा ध्यान देने की जरूरत है। पार्टी नेतृत्व ने भी समीक्षा की बात की है। हालांकि दूसरी तरफ गुजरात के मंजलपुर उपचुनाव में बीजेपी ने जीत भी दर्ज की है, इसलिए इन नतीजों को केवल एक तरफा राजनीतिक संदेश के रूप में देखना कहीं ना कहीं गलत होगा। अब प्रशांत किशोर की अगर हम जीत की बात करें तो प्रशांत किशोर ने ये बता दिया कि उनकी पार्टी या उनका दल सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल दल नहीं है। अब उन्होंने सीट जीत ली है, अब वो विधानसभा पहुंच चुके हैं, अब वो सिर्फ जिन मुद्दों की बात करते थे उन पर काम करेंगे। वहीं दतिया की अगर हम बात करें तो ये सीट कांग्रेस के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए जरूर काम में आएगी, क्योंकि अभी तक लगातार कांग्रेस हर जगह से हार रही थी। बेशक राहुल गांधी ने अपनी पप्पू वाली इमेज को चेंज कर लिया है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक जो कांग्रेस का संगठन है वो लगातार वीक ही है, कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा। तो ये एक सीट जरूर, जिस तरह से कहते हैं ना कि वो एक आखिरी पत्ती आप में जान फूंकने का काम करती है, तो ये वो आखिरी, हम कहें कि वो जो सीट है, ये वो सीट है कहीं ना कहीं जो एक सीट जीती है कांग्रेस ने, ये वो जान फूंकने का काम कर सकती है, मनोबल बढ़ाने का काम कांग्रेस में जरूर कर सकती है। तो आज की सबसे बड़ी बात हम कहें तो यही थी कि बिहार के बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत, मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी की हार, तो वहीं गुजरात के मंजलपुर में बीजेपी की जीत। ये तीनों अलग अलग पार्टियों की जीत और तीनों अलग अलग पार्टियों की हार है अलग अलग राज्यों से। ये बताती है कि राजनीति अब बदल रही है, लोगों का वोट डालने का पैटर्न बदल रहा है, नेताओं को भी अब बदलना होगा, मुद्दों पे बात करनी होगी, धर्म से इतर अब बात करनी होगी। कहा जाता है, हमने खुद अपनी किताबों में भी पढ़ा है और समझा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और दलों को अब इन धर्मनिरपेक्षता को अपनाना होगा। सिर्फ एक विशेष धर्म की बात नहीं करनी होगी, सभी दलों के लिए ये बात है, और जातियों से हटकर बात करनी होगी। बात अब मुद्दों की होनी चाहिए, राजनीति अब विकास पर होनी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हमारी इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा, और इसी के साथ साथ आपके एरिया में इस वक्त किस तरह की सोच चल रही है राजनीतिक मुद्दों को लेकर, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। हमारी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल युग चरण को ज्यादा से ज्यादा
सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।